हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत जो इतिहास चल रहा था, प्राचीन का इतिहास। उसी के अंतर्गत ये चला आपका आधुनिक वाला। उसी में ये उसी का ये दूसरा लेक्चर है। हमने इसका एक जो पहला लेक्चर था, पहली वीडियो थी, उसको हम कल छोड़े थे। ये दूसरी वीडियो आपकी है। यह उसी के अंतर्गत जो कुछ सवाल छूट गए थे, उस सवाल को हम लेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। ये हमारा टॉपिक है, इसको देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यह जो सवाल है, यह आपको ARO और आपका यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, यानी जितने हमारे बड़े बड़े छोटे छोटे एग्जाम हैं, सब में आपको इसमें से देखने को मिलेगा सवाल। ठीक है, देखिए। हाँ, और जो टीचर, बिहार टीचर, BPSC वगैरह, सब में आपको देखने को ये सवाल मिलेगा। इसमें से सब सवाल पूछे हुए सवाल हैं। इन सभी सवालों का यहाँ पे एक समूह कलेक्शन किया गया है और इसी सवाल, मतलब ये सवाल हमेशा पेपरों में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारी क्या है, शुरू करते हैं। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन, ये हमारी टॉपिक है पहली। शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला कि चेतन रूप से निर्धन निरपेक्ष, क्या देखो, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे कौन? तो भगत सिंह। ध्यान देना, हम बात करेंगे चेतन रूप से, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष की बात करें, इनके जो विचारक थे वो हमारे भगत सिंह थे। ठीक है, देखिए आगे चले, आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी। तो किस शहर में फांसी दी गई थी? उनको फांसी दी गई थी, किसको? पंडित जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में। ठीक है, गोरखपुर शहर में इनको फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो खुदीराम बोस, ये काकोरी कांड से जो कांड हुआ था उससे यह संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब सवाल हमारे पेट में पूछे गए सवाल हैं। देखिए, सूची क्या है? सूची 1 में घटनाएं और सूची 2 में क्या है, वर्ष है। पूछ रहा है कि पहली सूची में कि गदर पार्टी की स्थापना कब कब की गई थी, किस वर्ष? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बर्लिन में इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। इसकी ये हुआ था, ये घटना हुई थी। बात करें कि चटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा था? तो 1930 में पड़ा था। 1930 में पड़ा था। ये हमारा इम्पोर्टेंट पूरा, ये इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? अंबिका चक्रवर्ती, या इसके सदस्य नहीं थे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं करना है, अपितु जमींदारी व पूंजीवादी से भी आज़ाद करना है। यह कथन किसका है? यह कथन भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का। भगत सिंह ने यह कहा था कि जो हमारे किसान हैं उनको आज़ादी से नहीं मुक्त करना है, अपितु जो हमारे बड़े बड़े जमींदार उनसे और पूंजीपतियों से भी उन्हें आज़ाद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। कहाँ से किया गया था? तो कानपुर में इसका किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, वह कौन महिला थी? तो कल्पना दत्त थी। कल्पना दत्त को गिरफ्तार किया गया था सूर्यसेन के साथ। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कौन? तो जगत नारायण मुल्ला, यह सरकारी वकील था, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड जो षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, तो कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। यह पुलिस की गिरफ्तारी से छुपकर बच के मतलब यह फरार हो गए थे। ठीक है, यह उनसे बच गए थे, पुलिसों से। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था कानपुर में। कहाँ पे? तो कानपुर में। आगे देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? तो यह BG तिलक को कहा गया था अशांति का जनक। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो कौन सा कारागार था? तो गोरखपुर का कारागार, यानी गोरखपुर के जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी का सजा मिला था, वो कौन थे? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। इन दोनों लोगों को, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को इंग्लैंड में जाके वहाँ पे उनको मर्डर किया था, इन्हें हत्या किए थे। तो इन दोनों लोगों को फांसी मिली थी। वो दो आदमी कौन थे? तो एक का नाम था मदन लाल ढींगरा और दूसरे का नाम था उधम सिंह। इन दोनों लोगों को फांसी हुई थी।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेंट मुस्लिम का नाम कौन था? तो वह अशफाक उल्ला खां, यानी ये पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी, भारतीय मूल निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई गई थी, तो वह बीना दास थी। ये एक ऐसी महिला थी जो समारोह में अंग्रेज गवर्नर को गोली से मारी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसे? तो मैजनी को माना था। मैजनी को लाला लाजपत राय अपना गुरु माने थे। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन से एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यह कथन किसका था? तो भगत सिंह का कथन है, आलोचना और क्रांतिकारी। ठीक है। एक भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, वह थे बाल गंगाधर तिलक। इनको जेल भेजा गया था। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर भी तेज की जाती है। यह कथन किसका है? तो भगत सिंह के द्वारा यह कथन कहा गया था कि जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं उनके विचार की उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। यह कथन भगत सिंह का कहा गया था। आगे देखते हैं। देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोग को जो लाहौर का षड्यंत्र हुआ था उस संबंध में इन तीन लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी। कौन कौन लोग हैं? पहले हमारे भगत सिंह, फिर राजगुरु, फिर सुखदेव, इन तीनों लोग को फांसी हुई थी। कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने? तो वीजी तिलक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि मुस्लिम लीग का गठन और कार्यप्रणाली। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली, इसको देखेंगे। ठीक है। देखिए, पहला सवाल इसमें कि MLNG दल का जो निजी अर्धसैनिक संगठन था, यह कैसा संगठन था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यह संगठन था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला संगठन था। आगे देखते हैं सवाल नंबर आगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था। किसने? तो सी राजगोपालाचारी जी ने CR फार्मूला को बनाया था। सी राजगोपालाचारी जी ने 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था 1907 में। 1907 में मुस्लिम लीग, जो हमारे मुस्लिम लीग है, इन लोगों का अधिवेशन शुरू हुआ था कराची में 1907 में। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उस समय के अध्यक्ष थे वहाँ के, तो उनको आगा खां को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने उस सम्मेलन को अच्छे तरीके से निर्वहन किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो वह कब रखा था? वह रखा था 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? ये रखे थे MA जिन्ना, जो हमारे ये जिन्ना थे। इन्होंने मुस्लिम लीग का 14 सूत्री विभाजन प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? तो 1929 में। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1940 के तहत दो राष्ट्र का सिद्धांत बनाया गया। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। किसने? यानी जो हमारा ये इसमें दिया है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अधिवेशन को पारित किया जिसमें पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव रखा। वह था कौन? तो खली कुंजमा था। खली कुंजमा नामक एक शख्स ने इस पाकिस्तान की सृजन की बात यानी प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। वह तिथि कौन थी? तो 23 मार्च 1943 को मुसलमानों ने पाकिस्तान दिवस मनाया। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। तिथि कौन सी थी? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने इसे अपनाया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है कि दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। क्या? निरस्तीकरण। देखिए, दिल्ली दरबार की बात करेगा और बंगाल विभाजन कैसे हुआ था, इसको देखेंगे। देखिए, बात करें। देखिए, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कब? तो 1911 में। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा।
बंगाल का एकीकरण कब हुआ, कब संपन्न हुआ, तो 1912 में। बंगाल का एकीकरण हुआ 1912 में संपन्न हुआ। अब देखते हैं इसके अंदर लखनऊ समझौता आ गया। इसको देखिए, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कब कहते हैं, तो ये लखनऊ के अधिवेशन में कहे थे 1916 में। और कौन कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। किसने कराया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराए थे। कौन कराए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था कौन, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को मुख्य शिल्पी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशंस कांग्रेस का तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कब, ये लखनऊ में किए थे। यानी जो कांग्रेस अधिवेशन है यह और मुस्लिम लीग, ये दोनों लोग एक ही समय में अपना अधिवेशन को क्या किया, प्रस्तावित किया। कहाँ पे, लखनऊ में। 1916 की बात है। अब देखते हैं होम रूल क्या है। होम रूल आंदोलन। इंडियंस होम रूल एसोसिएशन या सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। और कहाँ स्थापित हुई थी, तो लंदन में। और किसने करवाया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा यह कराया गया था लंदन में। आगे देखते हैं। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। वे कौन थे, वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु। इन्होंने ये चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, किससे नहीं थे, तो होम रूल आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था। लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय में। इन लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल के सम्मेलन में। आगे देखते हैं। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कब, तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण यह आया था। फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेगा, लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था, तो उसका ध्येय था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। क्या करना, स्वशासन, यानी अपना राज्य प्राप्त करना। कहाँ पे, तो जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था वह चाहता था कि हम भारत में होम रूल ला करके और भारत में अपना शासन स्थापित कर लें। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था, तो वह आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। यह आपका लोकप्रिय हुआ उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में। देखिए, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसे, तो लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता है। यह कहा था किसने, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वह क्या है, वो भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता था, यानी अशांति का दूत। आगे देखते हैं, आपकी एक अगली टॉपिक आ गई। टॉपिक का नाम क्या है, नाम इसका है कि गांधीवादी युग का प्रारंभिक दक्षिण अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक जितनी सारी बातें हैं गांधी युग की, इसमें सभी बातें वो देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी किसने, तो बारडोली की महिलाओं ने दी थी। बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया। कब हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, यह हुआ था 1919 में। उसी समय सर की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या की प्रयास किया था, तो ये गोपीनाथ साहा ने इनकी हत्या का प्रयास किया था, गोपीनाथ साहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा गया, महात्मा गांधी ने कहा था खादी को स्वतंत्रता की वर्दी। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस में एक सर्वप्रथम भाग लिया था। सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी ने भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 में, उसी में गांधी जी ने भाग लिया था। आगे देखते हैं।
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था तो दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस आए थे उसी समय उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह का। देखिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था गांधी जी ने। किसने गढ़ा था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। कहाँ पे दिया था? तो पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में, जिसे कहते हैं बनारस में अपना पहला जनसभा भाषण दिया था। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह एक भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यह कहा था किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारे गांधी जी के गुरु थे, इन्होंने कहा था खुले कान पर मुंह बंद करे व्यतीत करें, यह कहा था गोखले जी ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। उसी समय जो हमारे किसान थे उनको होने वाली जो समस्याएं थी उनके बारे में गांधी जी को बताया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। गांधी जी ने बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था पटना से। कहाँ से? पटना से। गोखले की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम जी धनाडे ये गोखले के गुरु थे। एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की लिखी थी 1909 में। कब लिखी थी? हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज लिखी थी 1909 की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ये अहमदाबाद की हड़ताल, वह जो हड़ताल थी वह अहमदाबाद की हड़ताल थी जिन्होंने गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। देखिए आगे। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। क्या था? 3 कठिया का मतलब होता है कि जो ज़मीन होती है उसके 3/20 भाग पर जमीन पर नील की खेती करो और किसी चीज़ की नहीं। किसकी? नील की। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। सबसे पहला उनका सत्याग्रह शुरू हुआ था। जो हमारे मजदूर किसान होते हैं इनको जो वेतन मिलता है यानी मजदूरी मिलती है उस मजदूरी के ऊपर उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, कम मजदूरी उनको मिलती थी इसकी वजह से। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था किसने? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों लोग उनका साथ दिए थे चंपारण सत्याग्रह पे गांधी जी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने? तो एन.जी. रंगा ने इनका विरोध किया था। एन.जी. रंगा महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था, महात्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था कांग्रेस जो जांच करे उसकी उस समिति की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गांधी जी को ही बनाया गया अध्यक्ष और इन्हीं को दिया गया था, वह रिपोर्ट तैयार करने के लिए सौंपा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की राम राज्य के युगल सिद्धांत थे तो सत्य तथा अहिंसा, ये इनके 2 थे युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था किसने? तो सर शंकर नायर ने यह क्या किया? ये त्यागपत्र दे दिया था। कब दिया था? जब जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। वही घटना को देख करके इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, वायसराय पद से। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका पर प्रकाश किया था उसका नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका है, इस पर उन्होंने प्रकाश किया था। वे 2 नेता जिन्होंने भारत के दौरान कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया तो महात्मा गांधी और तिलक, ये दोनों थे कर उत्थान का काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला सवाल है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यह जो हमारा चल रहा है टॉपिक बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है। आगे देखिए बात करते हैं कि एम के गांधी समर्थक थे किसके? तो दार्शनिक अराजकतावाद के यह क्या थे? ये समर्थक थे। दार्शनिक और अराजकतावाद के ये समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि बात करें करमचंद गांधी दीवान थे किसके? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के, ये क्या थे? दीवान थे। तो इनके पिता जो करमचंद गांधी थे वे। ठीक है,
गांधी जी की दृष्टि दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यह होता है अहिंसा का अर्थ। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, वह कौन सा स्टेशन था? तो पीटर मारिजबर्ग एक स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था, वहीं से गांधी जी को उतार दिया गया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि यह काले आदमी नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की सभा जामा मस्जिद की प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने दिल्ली में जाकर के जामा मस्जिद के निकट जो मंच बनाया गया था, उसी समय के मंच पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कही और उस पर भाषण दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है आपका। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व क्रूरता का आपका इनका रूप था। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, वह यरबदास जेल थी। यरबदास जेल को गांधी जी ने बोला कि यह मंदिर है, मंदिर की उपाधि दी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था। गांधीयंस इनोवेशंस की बात करें तो गांधी इनोवेशंस जिसे कहते हैं गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। उनका यह गांधीयन इनोवेशंस का अर्थ है कि कम निवेश यानी कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों को के लिए लाभ। ठीक है, उसका अर्थ है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं कौन? तो मोहनदास करमचंद गांधी निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? कि निर्मित वस्तुओं का बाजार है। गांधी जी उसका बहिष्कार कर दिए। आगे देखते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु पुस्तक लिखी है, तो AK यानी M के गांधी के ऊपर। आगे देखते हैं। M के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, तो यह उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। जो छोटे हमारे कुटीर मतलब लोग हैं, मतलब जो वैसे मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले जो हमारे व्यापारी हैं, उनके लिए जो सामाजिक आर्थिक सुधार मिल जाए, उनके लिए छोटे लघु कुटीर उद्योग का इन्होंने निर्माण किया गांधी जी ने। आगे देखते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था उपवास को। किसको? उपवास को। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है कौन? तो होम रूल आंदोलन, ये उनसे संबंधित नहीं है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन के सही क्रम देखिए, एक सूची आगे, सूची में आते हैं। सूची में क्या है पहले में कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। ये इनके 3 इंपॉर्टेंट मार्ग हैं, ये आंदोलन है। यह आप इसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या है? साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल है। साम्यवादी की बात करेंगे। क्या होता है साम्यवादी? इसका पहला सवाल है कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था कौन? तो अनुशीलन समिति जो थी, यही उत्तरदायी थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने इसको शुरू किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय को पहला अध्यक्ष बनाया गया ट्रेड यूनियन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवार मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया था, वह कौन थे? तो PM तिरुमाम्बू। यह एक ऐसे साधु थे जिन्होंने गुरुवार मंदिर जो था ना, गुरुवायूर मंदिर, इसमें अछूतों को प्रवेश से यह रोकने के संबंध में थे। आगे देखते हैं। सन 1939 में ऑल इंडिया टेस्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे कौन? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था ऑल इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग जो
त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था, कौन था? तो डायर था। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, वह बहावी आंदोलन था। इसे मुस्लिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1940 में रेडिकल्स डेमोक्रेटिकल्स पार्टी का संगठन किया था, किसने? एम राय ने किया था। सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी हो और साम्यवादी दल। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है कि महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वह कौन सा था? तो आपका अहमदाबाद संघर्ष था। यह श्रमिकों से और छोटे मजदूर किसानों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था। यह साम्यवादी आंदोलन के लिए यह बनाया गया था, उनके विरुद्ध था। साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह आपका अगला टॉपिक आ गया, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। इसको देखेंगे क्या चीज़ है। देखिए वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंब हुआ, तो कौन था आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन था। कौन सा? खिलाफत। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों की कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। यह किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इन चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया वे कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए। आगे बढ़ते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? उसका जो परिणाम था, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। जो खिलाफत आंदोलन था उसका जो परिणाम आया लास्ट में, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों के मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, किसने? तो हम हकीम अजमल खान ने हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला टॉपिक आ गया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशंस मूवमेंट। इसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्या होता है? सवाल नंबर पहला कि प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में थे। पक्ष में हो गए, यह हो गए। कौन थे वे? वही अब ये लाला लाजपत राय जी। ये पहले असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों लिया था? चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण। देखो जो चौरी चौरा में हिंसा हुई थी ना, उसी के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब? 1922 में। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था क्या? असहयोग आंदोलन का। उन्होंने कहा था कि जो हमारा एक साल में हम असहयोग आंदोलन को पूरे एक साल में सब जगह फैला देंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में जो चौरी चौरा कांड हो गया था ना, चौरी चौरा जो हादसा हुआ था ट्रेन डकैती वाला, उसी समय यह जो हादसा सुनने के बाद और फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को 1922 में जाके रोक दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया गया था, तो असहयोग आंदोलन को उसी समय असहयोग आंदोलन को भी शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन के समय साथ साथ। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में जनपद यह स्थित है, गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं। 1920 के अनुसार नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, किसने? तो CR दास ने इसको प्रस्तावित किया था असहयोग आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यह पहला उनका आंदोलन था। सवाल नंबर अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना और एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ऐसा कि आप विदेशी कपड़ों को जलाएंगे तो यह बर्बादी का कारण है, निष्ठुर बर्बादी का कारण है। उसे जलाए मत, उसे छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए मत, इन्होंने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इनके परिणाम नहीं देख सके। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? उसमें बारदोली में थे, बारदोली में। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी, वह कौन सी उपाधि थी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में यह जो हमारा यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी समय गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को भी वापस कर दी, जो मिली थी अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बंगाल बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो कौन थे? तो शौकत अली। शौकत अली बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। गांधी जी के साथ ये एक मुसलमान थे, शौकत अली। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था क्या? तो हिंदू मुस्लिम एकता, यह का मुख्य प्रतिफल था। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के साथ। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को असहयोग के खिलाफ भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, मुंजे के द्वारा। आगे देखते हैं। तारा द्वारा महात्मा गांधी को चोरी की घटना की सूचना दी गई थी, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने इसको दी थी, बताया था दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था, तो कौन सा नहीं था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, यह आपका उसमें नहीं था। देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है। यह कथन किसका है? यह कहते हैं गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसको कस के पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक आ गया, देखते हैं क्या टॉपिक है। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। ठीक है, इसको देखते हैं, किसान आंदोलन क्या होता है। इसमें जितने सवाल बने हैं बिल्कुल सभी सवाल को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 में संयुक्त अरब प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। एक आपका सूची आ गया, सूची को देखेंगे। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में आपका ट्रेड यूनियन है और सूची 2 में क्या है? दलीय संबद्धता है। देखिए सूची 1 में क्या है, तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये दलीय इसमें तो संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस कांग्रेस 1949 की बात है, इसकी स्थापना हुई थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करें, यूनियन कांग्रेस की, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इन्होंने इससे संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, तो कौन सा क्षेत्र था? अवध का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने सभी किसानों को क्या किया? बुलाएं और वहाँ पे इकट्ठा किए, उनसे बात विचार किए अवध में। तेभागा आंदोलन 1946 को शुरू हुआ, यह किससे संबंधित था? तो यह था किसानों से, तेभागा आंदोलन। ठीक है, अब अगले टॉपिक है आपकी, देखिए टॉपिक क्या है कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक, इसको देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी और सैन फ्रांसिस्को ने किया था। लाला लाजपत किसने यह कहा था? किसने? तो लाला हरदयाल द्वारा यह बताया गया। ठीक है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, वे बनी थी अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी। ठीक है, गदर पार्टी के नेता थे कौन? तो लाला हरदयाल को उनका नेता बनाया गया था, गदर पार्टी के नेता। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। आगे देखते हैं, देखिए कामागाटा मारू था क्या? तो कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, यानी एक जहाज था। एक जहाज जो पानी का जहाज है, यह कर्नाटक की यात्रा पर निकला था इंडिया से। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कामागाटा मारू था उसका नाम। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? तो 4 भाषाओं में। बताओ, यानी अमेरिका में एक भारतीयों द्वारा एक पत्र को बनाया गया था, उसका नाम था गदर। वह 4 भाषा में था, उसको उन्होंने सुचारू रूप से शुरू किया। आगे देखते हैं, आपका अगला टॉपिक है कि स्वराज पार्टी का गठन। देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन क्या क्या है। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे कौन कौन? तो सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, ये 2 लोग इससे संबंधित थे। ठीक है, स्वराज पार्टी से। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी के गठन
में शामिल हुए, तो लाला लाजपत राय ये भी अब इसमें शामिल हो गए। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों लोग उसमें साथ लिए थे, भाग लिए थे गांधी जी के साथ चंपारण में। देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन, सी आर दास, इनको संस्थापक बनाया गया था स्वराज पार्टी का। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है कौन, तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध। आगे देखिए वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे, तो डोमिनियन स्टेट से यह संबंधित था, डोमिनियन स्टेट से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था किसने, तो सी आर दास कांग्रेस पद से त्याग दे दिए थे स्वराज पार्टी के निर्माण के समय। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया गया था, यह कहा था एम ए जिन्ना ने, इन्होंने समर्थन किया था। किसने किया था, तो एम ए जिन्ना ने समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है इसमें है कि स्वराज पार्टी निर्माण के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था किसने, तो इन्होंने सी आर दास ने उसे छोड़ दिया था उसी समय। स्वराज देखो स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था, यह एम एन जिन्ना ने किया था, इसको मैंने आपको दोबारा बता दिया। स्वराज पार्टी किससे संबंधित है कौन कौन, तो सी आर दास, एम आर जयकर, ये इससे संबंधित है, एम आर जयकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका अगला टॉपिक आ गया कि साइमन कमीशंस एवं नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशंस ने यात्रा नहीं की थी, कहाँ की, ग्वालियर की। भारत में साइमन कमीशंस के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसकी वजह से उसका बहिष्कार किया गया। जितने उसमें सदस्य बनाए गए थे स्वराज पार्टी में, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसकी वजह से उसका बहिष्कार किया गया। आगे देखते हैं किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशंस के से बाहर रखा गया था, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ये लॉर्ड इरविन ऐसा हरामी था, ये कहा था कि ये कहा था कि सिर्फ इंग्लैंड मतलब जो जितने साइमन कमीशन में होंगे वो सभी के सभी अपने अंग्रेज होंगे और इसमें कोई भारतीय नहीं होगा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो आया था 1928 में, 1928 में आया था साइमन कमीशन। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, तो इसकी मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने इसकी मांग की थी। आगे बढ़ते हैं, साइमन गोबैक के नारे का निर्माण किसने किया था, तो यूसुफ मेहर अली ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था, निर्माण किया था, यूसुफ मेहर अली। आगे देखते हैं फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे कौन, तो डॉक्टर एम ए अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एम ए अंसारी को। आगे देखते हैं आपका अगले टॉपिक आगे क्या है, टॉपिक का नाम देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929 की बात करेगा। इसमें जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे लाहौर अधिवेशन, उसी सारे के सारे इसमें सवाल हैं। देखिए वह वर्ष जब इंडियन नेशंस कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंकित किया था, वह कौन सा वर्ष था, तो 1929 में उसको अपना अंग स्वीकार किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, उस समय इसको पारित किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, तो वह लाहौर अधिवेशन था। 1929 की बात है, उसी समय स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था कौन, तो अस्पृश्यता उन्मूलन, यह शामिल नहीं था, अस्पृश्यता उन्मूलन। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या आपका 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब की थी, 1929 में लाहौर के अधिवेशन के समय। अब अगली टॉपिक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च, इसको देखते हैं। सवाल नंबर पहला कि वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया तो वेल मिलर, इसको देखते हैं। आगे देखिए प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था कब, तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह में के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था कौन, तो अब्बास तैयबजी ने उनका स्थान लिया था, अब्बास तैयबजी। पेपर की बात करें तो जो हमारा पत्रकार साथी था उसका नाम था
वेब मिलर, ध्यान दें इस चीज़ को क्योंकि ये सवाल पीठ में आ चुका है, ठीक है, इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी धर सणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो उस समय ये यरदास जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें गांधी भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, वे कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें आचार्य विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था दांडी यात्रा के समय। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वह गुजरात। कौन सी थी? गुजरात। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो अंत तक लड़ो। इसी शब्द के साथ उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था, अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए यह तिथि को जाना जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब? तो नमक कानून तोड़ने के लिए इसको शुरू किया था। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंध प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला सवाल है कि गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है कहाँ पे? तो नौसारी जिले में स्थित है आपका दांडी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका अगला टॉपिक आ गया। टॉपिक का नाम क्या है कि गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। हम इन तीनों को देखेंगे एक ही में। देखिए एक ही टॉपिक में। देखिए क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के नेता कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था, वे कौन था गोलमेज? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, पहली बार जिसने भाग लिया था, कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ रुके थे? तो किंग्सले हॉल में रुके थे। किस हाल में? किंग्सले। आगे देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? वे S.C. बोस ने इसको पराकाष्ठा माना था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। इरविन कहता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप रोक दीजिए, तो गांधी और इरविन में इसी बात पे समझौता हुआ। आगे देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन्स कैंपबेल जॉनसन ने इसे कहा था सांत्वना पुरस्कार। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था किसने? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि इरविन और गांधी ये दोनों लोग क्या हैं? ये दो महान आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है आपका अगला सवाल है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था किसने? तो केटी पॉल ने, जो हमारे ईसाई हैं, ईसाई धर्म के, उनकी जो अध्यक्ष के रूप में यानी प्रतिनिधि के रूप में जो भाग लिए थे वे केटी पॉल हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसी में कि कांग्रेस उसमें भाग ले, इसकी वजह से यह गांधी इरविन समझौता हुआ। देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पुनः समझौता। इसको देखेंगे दोनों को, सांप्रदायिक को क्या चीज़ है। देखिए क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारतें छोड़ गए और विरोध में से संविधान सभा के बहस में कहा था। तो यह जो कृति है ये कहा था संविधान सभा के बहस में किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ को कहा था सबसे पहले। पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किसने किया था? तो गांधी और अम्बेडकर, ये दोनों लोगों ने पूना पैक्ट पर साइन किए थे, गांधी जी और अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बनाए गए। घनश्याम दास बिरला को अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए
महात्मा गांधी दक्षिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन है। क्या कथन है कि महात्मा गांधी जो हमारे हैं वो क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देखते हैं क्या है। इसका पहला सवाल है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था इसके संस्थापक। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजिका बताया तो लखनऊ था। कौन था? लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? नेहरू जी ने। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया किसे? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। इनको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली टॉपिक क्या है? प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। कैसे कैसे प्रांत के अंदर चुनाव होता है और उसमें मंत्रियों का कैसे उसका गठन होता है उसको देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 1, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी रामगढ़ में। 1937 में प्रांतों में के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी कितनी? तो 28 महीने, यानी 28 महीने तक कांग्रेस शासन की अवधि थी मंत्रिमंडल के निर्माण में। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी वह बंगाल था, यानी बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी 1937 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई इसमें भाग लिए थे। इन्हीं को सौंपा गया था मंत्रिमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त विभाग यानी इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला हमारा टॉपिक है कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। इसको देखते हैं। सवाल नंबर पहला, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया किसका? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उस सीट पर प्रस्तावित किया गया था। देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ से? तो त्रिपुरी अधिवेशन से चुने गए थे दूसरी बार। पहली बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दूसरी बार फिर लड़े, फिर जीत गए त्रिपुरी से। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वह कौन थी? वह नागपुर डिवीज़न था। वह कौन सा डिवीज़न था? नागपुर डिवीज़न था। उस समय इन्होंने अपना ठीक घोषित किया था। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था किसको? सर जॉन शोर को रेखांकित किया गया था। अगला टॉपिक क्या है आपका? देशी रियासत क्या होती है? इसके बारे में। देशी रियासतों का संघर्ष क्या है? देशों राज्यों में से यथावत समझौता का पक्षधर था कौन? तो हैदराबाद था। हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वह कौन थे? वह नागपुर के अधिवेशन में इन्होंने अपनी नीति को घोषित की थी। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था किसको? तो सर जॉन शोर को रेखांकित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत। हम इसको देखेंगे। देखिए पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। कब? तो 1940 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे कौन? तो बीसी दत्त इससे जुड़े नहीं थे। बीसी दत्त। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर नेहरू को चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय कांग्रेस की नीति थी क्या? तो पूर्ण स्वतंत्रता पर आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना, इसका यह नीति थी। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ आर नेबर के परिचायक थे कौन? तो चौधरी रहमत अली, ये इसके परिचारक थे, रचयिता थे। ठीक है, यानी इन्होंने इसे रचा था, यानी लिखा था, चौधरी रहमत अली। आगे देखते हैं। एक आपका आगे क्या विषय सूची थी, इसको देखते हैं।
अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, और CR फार्मूला आया था 1944 में, और वेवेल योजना आई थी 1945 में। ये आप इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिप्स की बात करें तो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन की इसमें सारी बातें हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। जिस वर्ष किस भारत क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह 1942 था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा था? तो 1942 से जुड़ा था। बंगाल के दीननापुर मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किसने कहा था? यह जुड़ा था किस कथन से? यह भारत छोड़ो आंदोलन के कथन से जुड़ा हुआ था। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इससे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन महात्मा गांधी का है। किनका है? गांधी का है। आगे देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया था। बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यानी ये जेल से भाग गए थे और जंगलों में रह करके वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन था उसको चला रहे थे। यहाँ देखो भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था किसने? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम था लुईस फिशर था उनके साथ। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो महिलाएं थीं उनकी भागीदारी को ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रथम सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे कौन? तो राम मनोहर लोहिया। ये रेडियो पे उसको सुनाते थे। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी कौन सी थी? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का करोया मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इन्होंने इस नारे को लिखा था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? आज़ाद हिंद फौज। इसमें कौन कौन सवाल है सभी सवाल को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास उनके राजनीतिक गुरु थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट थी, पहली जो रेजिमेंट थी महिला की। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर TV सप्रू ने उनके पक्ष में वकालत की थी। ये वकील थे। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 से शुरू किया गया था, इसको मनाया जाता है 12 नवंबर को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था यह देश का नायक है। आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारागार का दंड दिया गया कौन था? तो राशिद अली को 7 साल की सजा हुई थी। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशंस आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया था वह रास बिहारी बोस थे। यह उनके साथ बहुत सपोर्ट किए थे। आगे देखते हैं। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि भारत को इस तरह आज़ादी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन था? तो कटक में हुआ था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। हम वह भारतीय क्रांतिकारी जिसमें सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के रूप में सहयोग किया गया था, तो रास बिहारी बोस ने यह कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम आपसे अगली वीडियो मिलेंगे।